जो जिंदगी की किताब है, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। आइए दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। वी आर स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम स्पेसिफिकली फॉर ऑथर्स जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, अमेजिंग कंटेंट जो दोस्तों तक, लोगों तक, इस दुनिया तक कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ चीजें पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने बहुत कुछ सोचा है और फिर क्योंकि वो सब लोगों से मिल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते या इतना मौका नहीं होता, तो उन्होंने उन सारे थॉट प्रोसेसेस को अपनी बुक में डाल दिया। मुझे याद पड़ता है एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी ऑथर्स के बारे में और रीडर्स के बारे में, जो लोग किताबें पढ़ते हैं। उसने ये बोला कि आप लोग जो रीडर्स हैं, वो एक ज़िंदगी नहीं जीते, वो हज़ारों ज़िंदगियाँ जीते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो कोई बुक पढ़ रहे होते हैं, तो सबसे पहला तो वो ऑथर का विचार जान रहे होते हैं, उसके थॉट प्रोसेस समझ रहे होते हैं, तो वो ऑथर की ज़िंदगी जीते हैं। और ऑथर ने उस बुक में जितने भी कैरेक्टर्स रखे होते हैं, उन कैरेक्टर्स की ज़िंदगी भी जीते हैं। तो सोचिए, एक रीडर कितनी ज़िंदगियाँ जीता है। उसके पास जो अपना नॉलेज है, अपना कंटेंट है, अपना कॉम्प्रिहेंशन है, समझदारी है, इंटेलिजेंसिया है, सो तो है। लेकिन जब वो बुक पढ़ता है, तो कितने सारे लोगों की नॉलेज अपने अंदर लेता है। सो हाउ फास्ट अ रीडर बिकम्स स्मार्टर। इस वजह से दोस्तों मुझे लगा कि जो ऑथर्स हैं, जो बुक राइटर्स हैं, हम क्यों ना उनसे बात करें उनके बुक के बारे में। आज हमारे साथ ईक्षा अग्रवाल जी मौजूद हैं, जयपुर से। ईक्षा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस फर्स्ट एपिसोड में। मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि ऑथर से रिलेटेड जो प्रोग्राम मैं लॉन्च कर रहा हूँ, उसकी आप पहली ऑथर हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत तो बहुत हमारे धन्यवाद समीर जी। हमारे दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे इस बात पे कि आप पहले ऑथर हैं जो हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं? अ, पहली बात तो मैं मतलब बहुत प्रसन्नता वाली बात है कि आई एम द फर्स्ट ऑथर आपके शो पे और बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे रीडर्स हैं जैसा आपने बताया कि जिन्हें पढ़ने का शौक होता है वो एक नहीं हज़ारों ज़िंदगियाँ जीते हैं। तो शायद इस शो के माध्यम से वो थोड़ा और गहराई में जा सकें, ऑथर की दुनिया को भी समझ सकें और जब वो अगली बार बुक पढ़ेंगे तो शायद उन्हें और एक कनेक्शन फ़ील होगा। तो ऐसा सोच के मुझे लगता है आपकी भी बहुत अच्छी ये पहल है एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वी आर रियली ऑनर्ड कि आप हमारे प्रोग्राम के पहले ऑथर हैं एंड आई एम सीरियसली एक्सपेक्टिंग कि इस पूरे प्रोग्राम से हमारे दोस्तों को बहुत कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा-सा पहले अपने बारे में हमारे देखने वालों को, हमारे सुनने वालों को बताइए, आप कौन हैं? कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं? और एक राइटर के तौर पर, एक ऑथर पे तौर पर, आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई? जी, बिल्कुल। सो जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम इक्शा अग्रवाल है। जयपुर राजस्थान से गुलाबी नगरी से मैं हूँ और वहीं मेरी परवरिश हुई है। क्वालिफ़िकेशन से एक इंजीनियर हूँ। सो 10 साल कॉर्पोरेट में काम किया, अलग-अलग सिटीज़ में काम किया। पर अंदर से एक छोटा बच्चा भी है जिसे लिखना, पढ़ना, अलग-अलग चीज़ों के बारे में जानना पसंद है और कुछ-कुछ टॉपिक्स हैं जो दिल के बहुत करीब हैं, जिसमें से एक इस पुस्तक का भी टॉपिक है फाइनेंस। तो जो अपने एक्सपीरियंस के साथ मैंने सीखा, उसे लगा कि लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए। तो शायद वहाँ से वो एक छोटा-सा एक स्पार्क जगा कि लिखना चाहिए, बहुत इसीलिए बढ़िया। इक्शा सामने। जी, अभी-अभी आपने जो कहा ना, उसमें मुझे एक बहुत ही प्यारी बात सुनाई दी जो कि दरअसल मेरे से रेज़ोनेट करती है। मुझे वो बहुत अच्छी लगती है और अक्सर मैं उसका ज़िक्र किया करता हूँ कि हम कितने भी बड़े हो जाएँ, हमारे दिल का एक कोना छोटा बच्चा रहता है और उस बच्चे को हमें बहुत पैम्पर करना चाहिए, उसे बहुत प्यार करना चाहिए। जी, उसे
टू सर्टेन एक्सटेंट बिगाड़ने की कोशिश करनी चाहिए। वो इतना प्यारा बच्चा होता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो इस दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट होते हैं। दे कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, दे कीप ऑन एक्सप्लोर, वो डरते नहीं है। सुना है हम सब लोगों ने कि वो आग में भी हाथ डाल देते हैं। वो बात अलग है कि हाथ जल जाता है तो वो कुछ सीख लेते हैं, बट पहली बार दे डोंट गेट स्केयर्ड। वो खिलौने तोड़ते हैं, नालियां छलांग मार के पार करने की कोशिश करते हैं, हाथ पैर तोड़ लेते हैं। और हम बड़े हो जाते हैं तो डर जाते हैं, हम कुछ नहीं करते। सो आपने जो बात कही, बड़ी ही प्यारी बात कही कि हमारे दिल में जो छोटा बच्चा है उसे जगा के रखिए। बहुत खूब। तो आपने बोला कि आप कॉर्पोरेट में काम करते थे, तो व्हाट काइंड ऑफ कॉर्पोरेट यू हैड बीन वर्किंग विद? अ, बहुत सारे बड़े ऑटोमोटिव सेक्टर्स हैं और आईटी सेक्टर्स है, उसमें मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करती थी। तो वाह! इंजीनियरिंग के बाद सीधा जॉब लगी थी और कैंपस प्लेसमेंट जो होता है एक उस टाइम पे यही सब चलता था जॉब लग जाए, प्लेसमेंट हो जाए एंड थैंकफुली अच्छी कंपनीज़ में मैंने काम किया, बहुत कुछ सीखा और एकदम जो एक सक्सेसफुल मिडिल क्लास लोगों के लिए डेफिनेशन होती है, वो चीज़ मैं कर पाई, तो वैसी लाइफ चल रही थी। बट हाँ, उसके साथ-साथ मुझे जैसे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, अलग-अलग एक्टिविटीज़ में जाना, लोगों से मिलना, पब्लिक स्पीकिंग करना, बुक्स पढ़ना, डांस करना, तो वो सब चीज़ें भी एक है जो मेरा एक साइड पार्ट है जिसको मैं बहुत एक्सप्लोर करके और ज़िंदा रखने की कोशिश करती हूँ। तो हाँ, मतलब काम के साथ-साथ ये सब भी चलता रहता था। अमेजिंग, अमेजिंग। सो आपने किस सब्जेक्ट के ऊपर इक्शा मैम बुक लिखी है? हुँ। मेरी जो बुक है वो फाइनेंस मैनेजमेंट के ऊपर है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट। जी। ओके। एंड आपको क्या लगता है जब आपने ये बुक लिखी होगी, ऑफ कोर्स मैं भी एक ऑथर हूं तो मुझे पता है जब हम बुक लिखने आते हैं तो हम बहुत ज्यादा कुछ सोचते नहीं, हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है बस हम उसको पेपर पर डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी बुक खत्म होती है तो अ, जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना शुरू होता है। आपसे सिंपल सी बात पूछना चाहूंगा कि आपकी बुक की टारगेट ऑडियंस कौन है? समीर जी ऐसा है कि जब मैं इस जॉब लाइन में आई, तो मैंने अपनी पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया था और उस टाइम मुझे लोन च के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे बस ये पता था मुझे पढ़ना है और ये चीज़ मेरा सपोर्ट कर सकती है तो ले लो। ओके। पर उसके बाद जब उसे वापस रीपे किया और लोगों से सलाह-मशवरा किया, समझा, किताबें पढ़ी क्योंकि तकलीफ़ होती थी जब सैलरी का बहुत सारा पोर्शन ईएमआई में जाता था। तो उससे फिर अंदर एक फाइनेंस को लेके एक जिज्ञासा आई और मैंने ये देखा कि बहुत सारी जगह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है फाइनेंस को लेके, ओके। क्योंकि हर कोई उसको समझना चाहता है, हर कोई अपने तरीके से समझाना चाहता है। पर एक इंसान जो जस्ट स्टार्ट कर रहा है अपनी फाइनेंशियल जर्नी, शायद वो नया-नया जॉब में आया है या अपने स्कूल को जस्ट कॉलेज को पास आउट करना चाह रहा है, उसके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है कि मैं किसकी सुनूँ, किसकी छोड़ूँ? तो मैंने ये सोचा कि जो मेरी खुद की जर्नी है, जो मैंने खुद से समझ के क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हुआ कि जहाँ मेरे को फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं पता था, मैं एक इस स्टेज तक पहुँच पाई जहाँ पे आई हैड अ फुल कंट्रोल ऑफ माय फाइनेंशियल लाइफ। ओके। टू द पॉइंट कि अगर मैं अपना मन का कुछ करना चाहूँ, जॉब छोड़ना चाहूँ, तो वो भी मैं कर सकती थी। तो वो एक एम्पावरमेंट वाली फीलिंग होती है कि हाँ, आपकी लाइफ आपके हाथ में है। तो मुझे फ़ील हुआ कि ये जो नॉलेज मैंने इकट्ठी करी अपने एक्सपीरियंस से, इसे सिंपल लैंग्वेज में कैसे पहुँचा सकते हैं लोगों तक ताकि वो भी बहुत ज़्यादा उन्हें कॉम्प्लिकेटेड ना लगें चीज़ें और जो उन्हें चाहिए वो मिल भी जाए। तो इस तरीके से मैंने इस किताब को लिखा कि इसमें अगर आप अपना कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल प्रोसेस क्या है? अगर आप डेट से बाहर आना चाहते हैं, एक डेट फ्री लाइफ़ जीना चाहते हैं, कर्ज़ मुक्त जीवन जिसे कहते हैं, तो उसके लिए क्या आप कर सकते हैं? अगर आप इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कैसे कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में, क्योंकि आपको सब बताएँगे कि आपको क्या करना है, पर बहुत कम लोग आपको बताएँगे कैसे करना है और कैसे ही है जो लोग
ढूँढना चाहते हैं कि हमें एक मेथड बता दो और हम उसे सिर्फ़ फ़ॉलो कर लें। तो वो चीज़ें मैंने थोड़ी इस किताब में डालने की कोशिश करी ताकि लोगों को एक फ़ेयर आइडिया मिल जाए और उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी ना हो। आपने बहुत ही प्यारे तरीके से पूरी चीज़ डिस्क्राइब की है। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा इक्शा जी, हमारे रेडियो स्टेशन का या हमारे इस चैनल का एक पर्पस है। हुँ, I am a strong believer of any enterprise running, but they should always have a why behind it. हुँ, After all, हम ये क्यों कर रहे हैं? अ, उसके बाद ऑफ कोर्स कैसे आता है और क्या आता है, मतलब व्हाट प्रोडक्ट एंड कैसे, बट बिल्कुल। व्हाई? सो आपने ऑलरेडी इस बात को डिस्क्राइब कर दिया। मेरा चैनल भी, मेरा रेडियो स्टेशन भी व्हाई को लेकर चलता है। व्हाई आई हैव ओपन्ड दिस। अ, मेरा वाय ये है कि आई विश, आई अर्नेस्टली अर्ज पीपल टू कम ओवर एंड स्पीक। रेडियो शुड बी अबाउट पीपल। सिर्फ मैं बोलता रहूं और हम गाने सुनते रहें, ठीक है, दैट्स वन पार्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन आप आओ, आप बोलो, लोग आपको सुने, आपको देखें, आपके बारे में जाने, आपकी बुक के बारे में जाने। सो आपने अभी बता दिया कि आपने जो ये बुक लिखी, वो आपने क्यों लिखी, वाई। दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा, इक्शा जी बता रही हैं कि उन्होंने जैसे ज़िंदगी शुरू की, एजुकेशन शुरू की, तो उन्होंने लोन लिया। उनको नहीं पता था। तो जब उनको उसकी परेशानियों के बारे में महसूस किया उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद वो फाइनेंशियली फ्री हुईं, उसके बाद उनके फाइनेंसेस उनके कंट्रोल में आए। तो उनके दिमाग में ये बात आई कि मैं लोगों को इस बारे में क्यों ना बताऊँ? जो परेशानियाँ प्रोबेबली मैंने झेली, वो और लोग ना झेलें। जान लें ना, क्या फ़र्क पड़ता है? तो उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट इस बुक में लिख दिए। So, Iksha ji, let me come back to you. What's the name and the title of this book? So the name of this book एंड मैं दिखाना भी चाहूँगी Please. फ्रॉम पेचेक टू प्रॉस्पेरिटी। उल्टा पकड़ा हुआ है मैम आपने। ये शायद मिरर इफ़ेक्ट है अ, म- बट वो मिरर इमेज हो रही है। हाँ नहीं, जी। एक मिनट, वापस लाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ, ओके, उसको ऐसे टर्न कीजिए। हाँ, नहीं टर्न नहीं 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 नहीं, नॉट दिस वे, वैसे, ऐसे, हाँ 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 हाँ, राइट, थोड़ा सा ऊंचा कीजिए, ऊंचा, वो ठीक था, वो ठीक था। या तो दोस्तों, दिस इज द बुक। नहीं, अभी भी एक बार और टर्न कर लीजिए। ये नहीं, ये ऐसा ही रहेगा, हाँ, मुझे ओके। कैमरा साइड से करना ओके, पड़ेगा। दोस्तों, वी आर एक्चुअली लुकिंग एट द मिरर इमेज ऑफ द बुक, बट दिस इज अ ब्यूटीफुल बुक विच लुक्स प्रीटी क्यूट, एंड बड़े सारे पैसे दिखलाई दे रहे हैं एक वॉलेट के अंदर। सो द टाइटल इज फ्रॉम पेचेक टू प्रॉस्पेरिटी। फ्रॉम पेचेक टू प्रॉस्पेरिटी। आराम से सोचिए इस टाइटल के बारे में दोस्तों, फ्रॉम पेचेक टू प्रॉस्पेरिटी। हमें पेचेक, हमारी सैलरीज मिलती है, वो फिक्स्ड होती हैं, या जो भी है अप्रेजल के बाद थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट जो भी होता है। बट हाउ एग्जैक्टली वी मैनेज दैट पेचेक सो दैट वी कैन प्रॉस्पर। बड़ी खूबसूरत बात है, बहुत बढ़िया। तो आपने बता दिया कि व्हाट एग्जैक्टली इंस्पायर्ड यू टू राइट दिस बुक, क्योंकि आपने जो परेशानियां झेली, कोई नहीं था जो आपको बताता इस बारे में, तो आप इंस्पायर हुए, आपको लगा और आपने इस बुक को लिखा। अ, ऐसा कोई मोमेंट गुजरा हो इक्शा जी, जब आप ये बुक लिख रही थी, अ, जब आपको लगा हो कि यही लिखना चाहिए, कुछ और नहीं? ऐसा कोई मोमेंट आया जब आपको लगा कि नहीं नहीं, ये थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, या दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट गुड इनफ टू बी टोल्ड टू द पीपल, आप चेंज करना चाहते हो? ऐसा कोई मोमेंट आया जब आप लिख रहे थे? बिल्कुल समीर जी, लाइक सेल्फ डाउट तो आता ही है कि जो हम लिख रहे हैं क्या वो यूज़फुल है भी कि नहीं है। जी। और जिस तरीके से लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस बुक में जाएँगे तो मैंने बहुत सारे ट्रैकर्स दिए हुए हैं कि आप कैसे अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा लगता था कि ये इंटरेस्टिंग तो शायद नहीं लगेगा लोगों को। ओके। बट फिर मन में एक ये विचार भी था कि जिसको ज़रूरत है, जिस इंसान को वाक़ई में ज़रूरत है समझने की, उसको तो ये चीज़ बहुत यूज़फुल लगेगी, क्योंकि ये चीज़ अगर कोई मुझे भी बताता तो शायद मुझे भी इंटरेस्टिंग लगती। ओके। और फिर कई बार
आपने भी सुना ही होगा कि हम परफेक्शन पे ना जाके अगर सिर्फ स्टार्ट कर दें जर्नी अपनी और जो भी आउटकम है वो तो होगा ही, बट एटलीस्ट जो आपको पता है वो आप शेयर कर दें, तो वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। तो मैंने सोचा ठीक है, लेट मी राइट, मेरे को एक बार लिख के पब्लिश करने दीजिए और जो होगा देखा जाएगा, फिर बाकी सब वाओ! छोड़ दिया भगवान पे। एक एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात मेरे दिमाग में आ रही है मैम, क्योंकि आई मीन्स आई हैव आल्सो ऑथर्ड 3 बुक्स टिल नाउ, एंड मेरे को एक चीज एक्सपीरियंस हुई है, तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या सभी ऑथर्स को ऐसा ही एक्सपीरियंस होता है या पर्टिकुलरली मुझे हुआ? हाउ मच टाइम इट वाज, आई मीन यू टुक हाउ मच टाइम टू राइट दिस बुक? कितना वक्त लगा? करीब करीब 2 से 4 महीना। Alright, 2 to 4 months. Okay, जी। that means you were pretty consistent because मैं आपको बताऊँ, मुझे मेरी बुक लिखने में 1 साल लगा। अ, Of मैं course, बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ क्योंकि हाँ, ये चीज़ है, जी, ये चीज़। क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती थी थॉट प्रोसेस या फिर जो क्रिएटिव जूसेस का फ्लो होता है, यू नो, हुँ, हुँ। व्हेन यू आर इन बेस्ट ऑफ योर मोमेंट्स देन ओनली दोज़ क्रिएटिव जूसेस फ्लो, राइट। और उसके बाद आप लिखते हैं। तो ठीक है, चलती-चलाती ज़िंदगी में भटकते रहे, कभी पैशन छूट गया, फिर पैशन वापस आया। तो इट टुक टाइम, बट I must congratulate you that you took 4 months to write this book. That's very, very nice. And this consistency is extremely important. Are you working on some other book as well? यस, मैं अभी एक और किताब लिख रही हूँ जो एक लड़की आयरा की कहानी है। ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है मेरी फर्स्ट बुक से। दिस इज़ अबाउट रिलेशनशिप्स एंड हार्ट ब्रेक्स। सो कैसे ये लड़की हार्ट ब्रेक से गुज़रती है, और किस तरह के रिलेशनशिप्स ये अपनी लाइफ में इनवाइट करती है, क्यों करती है, इस पे लिखा है। उसके अलावा नॉट जस्ट कहानी बट थोड़ा मैंने इसमें साइकोलॉजी में डेप्थ में जाने की कोशिश करी है, इन द सेंस कि हम लोग हमारे जो चाइल्डहुड पैटर्न्स होते हैं वो कैसे बड़े होके हमारे रिलेशनशिप्स में रिफ्लेक्ट करते हैं। Okay. कुछ अटैचमेंट स्टाइल्स होती हैं जिनकी वजह से हम जैसा बिहेव करते हैं वैसा करते हैं। तो उसके अंदर मैं डीप में जाने की कोशिश करी क्योंकि ये भी फाइनेंस की तरह मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये ऑलमोस्ट बुक कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली ये पब्लिश के लिए मैं डालूँगी। बट हाँ, ये स्टोरी बहुत रिलेटिव है और आस-पास जो सोसाइटी में हो रहा है, जो मैंने अपने दोस्तों को स्ट्रगल करते हुए देखा है, प्लस खुद को भी स्ट्रगल करते हुए देखा है, तो वो सब स्टोरी मैंने इसमें लिख के डाली है। अगेन विद एन इंटेंट कि अगर कोई इंसान नहीं समझ पा रहा है व्हाई दे आर अनलकी इन लव, तो मे बी दे गेट सम सॉल्यूशन आउट ऑफ दिस बुक। Okay. ऑफ कोर्स, देखिए, इक्षा जी, ये जो एपिसोड है ये आपकी पहली बुक के बारे में है, फ्रॉम पे चेक टू प्रोस्पेरिटी। आई एम सॉरी, पे चेक टू प्रोस्पेरिटी। उस बुक के बारे में है, तो जाहिर सी बात है हम उसकी डीप इंफॉर्मेशन आपसे चाह रहे हैं, लेकिन दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वो तो दिमाग में मेरे अचानक से सवाल आ गया, आपने 4 months की बात कही इस वजह से। Now I am getting anxious to know the title of this book, and I want to know more about this book, but I promise you that would be in another episode. क्योंकि I don't want to steal your thunder on this second book. उसके बारे में हम लोग अलग तरीके से बात करेंगे तो जरा ज्यादा मजा आएगा, है ना? जी, I बिल्कुल, want you बिल्कुल। to speak about the second book, about the relationship, about the psychology, and whatever you just mentioned. Uh, ओके मैम, एक आई मीन रुका नहीं जा रहा मेरे से, टाइटल तो बता दो। आई होप ये टाइटल रहे जब तक मैं बुक पब्लिश करूँगी। ओके। द टाइटल ऑफ द बुक इज़ हाउ मेनी टाइम्स अ हार्ट कैन ब्रेक। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। एक गजल गायक है, शुजात खान साहब, शायद मैं उनका नाम ठीक से ले रहा हूँ। उनकी एक बड़ी प्यारी गजल है कि अ, मेरे दिल के इतने टुकड़े हुए और वो सब बट गए कि मेरे लिए तो कोई बचा ही नहीं। तो उनके पास उनके दिल का टुकड़ा भी नहीं बचा। हाउ क्यूट इज जी, दैट? So यस। amazing, beautiful, beautiful. I perfectly understand and appreciate this fact, and I congratulate you, and I wish you all the very best for your second book as well. And I promise you that we'll organize one more episode on that book. तो चलिए इट विल अभी इस बुक बी के बारे में बात करते हैं। जी। So
आपने जैसा भी बताया उसके हिसाब से मुझे लग रहा है ये बुक एक अच्छी रीड होगी और साथ-साथ ही एक वर्कबुक भी होगी। It जी। might give us some directions how exactly we should manage our finances so that we can go towards prosperity. Am I right, sir? अ, Ma'am? बिल्कुल, बिल्कुल समीर जी। इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि मैंने इस बुक के लिए इंस्पिरेशन नहीं ली है। मेरे एक राइटर हैं जिनके बारे में सबने सुना होगा, रॉबर्ट कियोसाकी, Mhm. जिनकी एक बहुत फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड। तो वो मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं। Okay. एंड एक फ़ेज़ था जब मैंने उनकी ये बुक मल्टीपल टाइम्स पढ़ डाली थी। नॉट Wow. बिकॉज़ इंटरेस्टिंग तो थी, बट साथ में मैं ये चाह रही थी कि वो जो कहना चाह रहा है ना उसको मैं आत्मसात कर लूँ। क्योंकि हम जिस कंडीशनिंग से आते हैं, हमें जो बताया जाता है पैसों के बारे में, और फिर एक इंसान आपको कहता है कि आपने जो अब तक सीखा वो सब गलत था। Uh-huh. आपने जो सीखा वो तो आपके लिए था ही नहीं। तो उस चीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए आपको अपने आप को पुराने वर्ज़न को बाहर निकालना होगा, एक नए वर्ज़न को लाना होगा। तो उनको मैंने बहुत बार पढ़ा, और नॉट जस्ट वन बुक, उन्होंने शायद 15-20 किताबें और लिखी है Okay. इस टॉपिक पे, और मैंने वो सब पढ़ डाली। और जितनी बार मैं उन्हें पढ़ती थी मुझे बहुत मज़ा आता था, क्योंकि वो आपके माइंडसेट को क्लियर करने की बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप ज़्यादा पैसा कमाओ या आप ज़्यादा मेहनत करो। वो ये कहते हैं अपने माइंडसेट को आप ऐसा बना लो कि आपको मनी का गेम समझ में आ जाए, आपको रूल समझ में आ जाए। जब आपको रूल समझ में आ जाएँगे तो फिर आप कॉन्शियसली डिसीज़न लोगे, Mhm. आप ऑटो पायलट पे नहीं चलोगे। तो उनका एक बहुत बड़ा हाथ था मेरे फाइनेंशियल एक्यूमेन को इम्प्रूव करने के लिए, तो मैं उनको मेंशन करना चाहूँगी, ही इज़ लाइक माय द्रोणाचार्य एंड आई एम लाइक Absolutely. एन एकलव्य। Beautiful, beautiful. Of course. इक्षा जी मेरे दिमाग में ये बात आ ही रही थी जब आप बोल रहे थे कि अ, होता है एवरी सिंगल पर्सन चाहे फिर वो ऑथर हो बिकॉज़ हम लोग ऑथर्स के प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। वी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय समबॉडी, वी गेट इंस्टिगेटेड बाय समबॉडी। हमें मोटिवेशन मिलता है, उनका राइटिंग स्टाइल मे बी उनका कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेट करता है और हम उनको फॉलो करने लगते हैं। वी स्टार्ट लविंग दैट पर्सन। द सेम वे यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेरी ऑफ माइंड व्हिच वाज कमिंग इन माय माइंड कि आपको किसने इंस्पायर किया, तो आपने बता दिया रिच डैड एंड पुअर डैड के ऑथर कौन थे मैम? वो कौन है मैम? रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट क्यूसाकी। दोस्तों जी। बहुत सारे लोगों ने, हमारे सुनने वालों ने, हमारे जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन्होंने ये बुक जरूर जरूर में पढ़ी होगी। लेकिन मैंने भी पढ़ी है। लेकिन समहाउ मुझे ऐसा फील होता है, दो ऑफ कोर्स दिस इज योर प्रोग्राम मैम, आई एम नॉट सपोज टू गिव माय ओपिनियन बट वी आर बिल्कुल, हम डिस्कसिंग। बातचीत ही कर रहे हैं। या बट वी आर डिस्कसिंग। जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो आई लव्ड इट। लेकिन समहाउ ऑफ कोर्स आई मेड सम ओपिनियन कि साहब इस बुक को जितने लोग पढ़ते हैं ना वो ये सोच के पढ़ते हैं कि इसको पढ़ लो तो फटाफट अमीर हो जाएंगे, जी, है ना? कि जी जल्दी रिच 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 उसमें डाल दिया तो पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। जी, Surprisingly, they don't want to understand the dynamics of money. They don't want to understand. They just want to get it. अरे यस, उसे समझो तो सही। मनी इज अ प्योर प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट फ्लोज। इसकी फ्लो को पहले समझ लीजिए तब तो आप अमीर होंगे। आप बिना उसकी फ्लो बिल्कुल। को समझिए बस बहुत सारा पैसा हो जाए। आई मीन ब्लाइंडली एंड ब्लंटली वी से। सो रिच डैड पुअर डैड में बहुत प्यार से उन्होंने समझाया है कि इस मिथ से हटिए और उसे समझिए। दोस्तों सेम चीज़ इक्षा जी ने यहाँ पर समझाई और उन्होंने हमें बहुत क्लियरली बता भी दिया कि वो उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, इन्फ्लुएंस्ड है। कोई और राइटर इक्षा मैम जो जिन्होंने आपको बहुत मोटिवेट किया हो? समीर जी, मेरी कोशिश ये रहती है, थोड़ा-सा एक आयरनी फ़ील होगी, कि बहुत ज़्यादा चीज़ों से मैं इन्फ्लुएंस ना हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मार्केट में, एंड बहुत लोग अपना-अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, पर कौन-सी एडवाइस आपके लिए सही है और कौन-सी गलत है, कई बार इसमें डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं जिससे ज़्यादा रेज़ोनेट कर पा रही हूँ और जो मुझे
गलत वे में इन्फ्लुएंस ना करे या ब्रेन वॉश ना करे, ऐसी चीज़ को मैं पढूँ। तो मेरा मोस्टली जो इंस्पिरेशन रहा था इस पर्टिकुलर बुक के लिए वो रॉबर्ट जी ही रहे थे और उन्हीं की मैंने मल्टीपल बुक्स पढ़ डाली क्योंकि उनका लेखन मुझे अच्छा लगा, उससे मैं रिलेट कर पाई। वैसे मैं फ़िक्शनल बुक्स बहुत पढ़ती हूँ बट सेल्फ हेल्प में रॉबर्ट ही हैं जो मेरे इंस्पिरेशन हैं। ओके, इस बात से एक बड़ा ही प्यारा सवाल निकल के आ रहा है, जस्ट टू हैव फन, एक छोटा-सा जी, ट्विस्ट हमारे प्रोग्राम में आ जाएगा। आपने बोला कि आपको फ़िक्शंस पढ़ना पसंद है। जी, जी। So let me just throw this gauntlet to you, एक चैलेंज। इमीडिएटली जल्दी से आपकी फेवरेट फिक्शनल बुक का नाम लीजिए। द प्रिज़नर ऑफ बर्थ बाय जेफरी आर्चर। क्या बात है, क्या बात है। अमेजिंग, दैट्स ब्यूटीफुल एंड कोइंसिडेंटली आई सॉ दिस बुक, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया इसको। ओके। आई डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू रीड दिस बुक। जेफरी आर्चर की बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास, ऑफ कोर्स आई लाइक हिम। दो ऑफ कोर्स मैं यूजुअली नॉन फिक्शन में ज्यादा रहता हूँ, लेकिन फिक्शन में ऑफ कोर्स आर्थर हेली, जेफरी आर्चर, सिडनी शेल्डन, देन रॉबर्ट लुडलोम, इनको पढ़ा, विल्बर स्मिथ, इनको पढ़ा है। दे आर अमेजिंग राइटर्स। सो आई रिमेंबर दिस बुक जो आपने बताया है। अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं। एक या और एक प्लीज। और किताब मुझे याद आ रही है समीर जी, जो फाइनेंस के ऊपर तो नहीं है, पर इसका ना और मैं इस किताब को आपको दिखाना भी चाहूँगी, प्लीज उल्टी इमेज दिखेगी, बट प्लीज आप प्लीज। समझ जाइएगा। तो ये है किताब अश्विन सांघी जी ने लिखी है, 13 स्टेप्स टू ब्लडी गुड लक ओके। इसका नाम है। और ये एक ऐसी किताब है कि जब भी लाइफ में डिमोटिवेटेड फील होता है या कोई सिचुएशन नेगेटिव हमारे अकॉर्डिंग नहीं जा रही होती है, तो इसको पढ़ के समझ में आ जाता है कि वो तो हमारे लिए ब्लेसिंग है। ओ। क्योंकि अब इसके बाद जब रॉक बॉटम आ गया तो अब आप ऊपर ही जाओगे। तो अच्छी किताब है ये, काफ़ी मोटिवेटिंग है, काफ़ी सारे स्टोरीज़ का कलेक्शन है इसमें जो बताता है कि लक आप कैसे अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में, एंड कोई वूडू या कोई मैनिफेस्टेशन नहीं, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में है, कीपिंग योर माइंडसेट एट द राइट प्लेस। तो ये भी एक किताब है जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है अमेजिंग हमेशा। अमेजिंग, ब्यूटीफुल। इक्षा जी, मुझे ये बताइए, जिस वक्त आप ये बुक लिख रहे थे, पे जी। चेक टू प्रोस्पैरिटी, कुछ चैलेंजेस हाँ। आपको जरूर फेस किए होंगे आपने। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज जब हम किसी चीज को बना रहे होते हैं तो बहुत सारे अनसीन प्रॉब्लम्स आती हैं, हर्डल्स आते हैं, हम उनको क्रॉस करते हैं। ऐसी कौन सी चुनौतियां, चैलेंजेस, हर्डल्स रहे जो आपने फेस किए इस बुक को लिखने में? समीर जी, चैलेंजेस तो 2 फॉर्म में आए। एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल यही है कि इनफैक्ट एक्सटर्नल भी इंटरनल ही है कि सेल्फ डाउट आता है कि जो हम लिख रहे हैं क्या वो एक्सेप्ट होगा भी क्या? एक इम्पोस्टर सिंड्रोम करके एक वर्ड आपने सुना होगा, जो हमें लगता है कि हम ऑथर तो है ही नहीं, तो हम क्यों लिख रहे हैं? एज़ इफ ऑथर बनना इज़ सम क्राइटेरिया, ऐसे ऑथर बनने का तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट फिर भी लगता है कि वाक़ई में क्या हम एक ऑथर हैं क्या, जो हम बुक लिख रहे हैं? तो ये सेल्फ डाउट ये है, ये काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ें करने से रोक देता है। और दूसरा चैलेंज यही था कि जैसा आपने बोला कंसिस्टेंसी, कि जो हम लिख रहे हैं, आइडिया जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो बहुत एक्साइटिंग लगता है, बट धीरे-धीरे एक मोटिवेशन जाने लगती है, एक्साइटमेंट जाने लगती है, तो उसको कैसे ट्रैक पे लाया जाए। तो ये तो पहली चीज़ के लिए तो मैंने जैसा बताया कि मैंने बस लिख दिया, ज़्यादा सोचा नहीं, एंड इसमें ये वाला लाइन बहुत हेल्प करता है कि कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत करो। तो आप बस कर दो। बाकी सोचो मत कि इसके टेकर्स होंगे कि नहीं। और दूसरी चीज़ थी, तो यहाँ मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस काफ़ी काम आया, क्योंकि मैं एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल से हूँ, तो मैं चीज़ों को थोड़ा स्ट्रक्चर करके कि किस हफ्ते में कितना लिखना है, किस महीने में कितना काम हो जाना चाहिए, ये थोड़ा-सा मैं यहाँ पे काम में ले आती हूँ। इसके अलावा ये किताब के बारे में बताना चाहूँगी, किताब मैंने 5 साल पहले लिखी थी और बहुत ही रॉ फॉर्मेट में मैंने इसको लॉन्च किया था। तब मुझे ज़्यादा पब्लिशिंग वगैरह का आइडिया नहीं था, एंड ज़्यादा प्रमोट भी नहीं किया था क्योंकि उस टाइम मेरे जॉब मैं करती थी तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता था। तो पिछले साल जिन्हें पता था कि मेरे एक एक्स कोलीग थे, हेम सिंह पटले जी, उन्हें पता था कि मैंने किताब लिखी है, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और कहा कि अब शायद आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो अब आप इसको फिर से लॉन्च कीजिए।
तो उन्होंने फिर मुझे एक पब्लिशर से इंट्रोड्यूस कराया, मनोज जी से, और उन्होंने फिर थोड़ा एडिटिंग वगैरह में मेरा हेल्प किया। पब्लिश फिर हमने इसे फॉर्मली पब्लिश किया ओके, विद अ न्यू नेम, विद सम एडिशंस। तो इसमें मैंने थोड़ा-सा स्टॉक्स वगैरह के बारे में भी ऐड किया, थोड़ा रिफाइन किया। तो इस किताब को एक तरह से रीलॉन्च किया गया पिछले साल। ओके। ऑलरेडी आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई कि किस तरीके के चैलेंजेस आपने फेस किए। अ, जी। उसमें एक जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे ऐसा लगता है हर ऑथर फेस करता है कि उनको ये लगता है कि यार हम ऑथर हैं भी, हम ऐसा तो नहीं है कुछ हाईजैक्ड और बोरोड कॉन्सेप्ट्स हम वापस से दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। इज़ इट माय ओरिजिनल आइडिया? तो ये सेल्फ कॉन्शियस और सच कहें तो सैबोटाजिंग या कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में आने लगते हैं। सैबोटाज होने लगता है हमारा आइडिया। नहीं, 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 वी आर नॉट ऑथर्स, वी आर नॉट ऑथर्स, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? किसको बेवकूफ बनाने वाले हैं हम? वगैरह, वगैरह ये सब बड़ी स्टूपिड बातें दिमाग में आने लगती हैं। आई परफेक्टली अंडरस्टैंड दिस और बिल्कुल मैं आपके साथ रेजोनेट कर रहा हूँ इस बात पे क्योंकि बीइंग एन ऑथर आई अंडरस्टैंड दैट। बड़ी मजेदार बात है, बहुत-बहुत सारे लोग मिलते हैं, सारा आइडिया सबके पास होता है ना? लेकिन लिख नहीं पाते क्योंकि वो ज़ील, वो कन्विक्शन, वो कमिटमेंट कि मेरे को लिखना है और ये डर कि ये सेकंड हैंड आइडिया नहीं है, ये हाईजैक्ड आइडिया नहीं है, हम कहीं से बोरो ला के लिख नहीं रहे हैं। ये कन्विक्शन किसी भी ऑथर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने बहुत ही बढ़िया बात इस बारे में कही है कि ये कन्विक्शन हमें जो भी ऑथर बनना चाहते हैं, आई वुड लाइक टू प्रमोट एवरीबॉडी, वो लिखें। सबसे पहले ये डर बैठ जाता है, कौन पढ़ेगा? हम गलत तो नहीं लिख रहे हैं? हम राइटर हैं क्या? ये वो सब नाटक होने लगते हैं। ठीक है। जी। सो दोस्तों आपने सुना, इक्षा जी ने भी ये संदेश दिया है कि ये सारी चैलेंजेस आएँगे और अगर आपके अंदर कन्विक्शन है तो आपको इसको ओवरकम करना होगा। दैट इज़ एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो जस्ट इन केस हम लोग एक मेथोडोलॉजी की बात करें इक्षा जी, जो भी हमारे अब ऑथर सुन रहे हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी 2 बुक्स ऑथर कर चुकी हैं। तो डेली रूटीन में हम अपनी राइटिंग को कैसे उतारें? बिकॉज़ अगर कन्विक्शन क्रिएट करना है, कमिटमेंट लाना है, सो वी नीड टू channelize ourselves, we need to discipline ourselves. How should we do it? How did you do it? आपने कैसे किया? समीर जी, पहला तो जैसा आपने बोला कि नो योर व्हाई, कि आप क्यों लिखना चाहते हैं ना, क्योंकि कई बार हम लिख देते हैं कि हमें बस लिखना है जी, या हमारी बुक बिकनी चाहिए। तो ये जो व्हाई है ये ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर आप इसलिए लिख रहे हैं कि आप मे बी ऑडियंस को एक अच्छा स्टोरी देना चाहते हैं या कुछ मैसेज देना चाहते हैं, या आपको लगता है कि मेरी कहानी पढ़ के किसी की हेल्प हो सकती है, तो वो आपको एक सॉलिड रीज़न दे देता है कि हाँ, अगर ये पहले तो ये जानिए कि अगर आपकी किताब दुनिया में नहीं रही तो क्या होगा? वाओ! ओके, क्या लोग मिस करेंगे? नाइस और थिंकिंग। आप क्या मिस करेंगे अगर आपने ये किताब नहीं लिखी तो? तो इस तरह के क्वेश्चंस खुद से पूछिए, तो आपको पहली बात तो एक सॉलिड फाउंडेशन मिल जाएगी अपनी किताब लिखने के लिए। फिर दूसरा, अगर इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आया जाए तो ऑफ कोर्स एक टॉपिक जिस पे आप लिखना चाहते हैं, उसका एक मोटा-मोटा स्केच बना लीजिए कि ये मेरे चैप्टर्स रहेंगे मोटे-मोटे, इतना मैं लिख लूँगा। जब स्केच बना लेंगे तो उसको फिर डेवलप कर दीजिए। जैसे हम एक मूवी बनाते हैं, एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर स्क्रिप्ट को एलोंगेट करते हैं, और जब वो हो जाए तो उसको एडिट कर लीजिए, खुद से कर लीजिए, किसी से करवा दीजिए। आजकल का टाइम ऐसा है समीर जी कि किताब लिखना बहुत आसान हो गया है, कुछ भी करना इनफैक्ट बहुत आसान हो गया है। बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेंटर्स हैं, जो आपको इस चीज़ के लिए गाइड कर सकते हैं। तो आपको बस सिर्फ़ एक विलिंगनेस चाहिए। बाकी बोलते हैं ना, पूरा कायनात आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। तो बहुत सारी टूल्स हैं, मेथड्स हैं जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं। बट हाँ, मोटा-मोटा बात करें तो एक टॉपिक, एक आपका रीज़न आप क्यों लिखना चाहते हैं, एक स्केच, एक स्क्रिप्ट, और उसको डेवलप कीजिए। फिर उसको एडिटिंग करना, उसमें डायग्राम्स डालना, उसको मॉडिफ़ाई करना, रिफ़ाइन करना, ये तो बाद का काम है, ये पोस्ट प्रोडक्शन का काम है।
और अगर आपको लगता है कि राइटर्स ब्लॉक आ जाएगा या आप डिले कर देंगे, तो एक मोटा-मोटा टाइमलाइन डिसाइड कर लीजिए कि 6 महीने में मुझे ये करना है, 2 महीने बाद मेरी स्क्रिप्ट रेडी हो जानी चाहिए, 3 महीने में बाद मेरी बुक का रिफाइनमेंट हो जाना चाहिए। तो आपको ये नहीं कोई कह रहा कि आप डेली बैठ के लिखो, पर हाँ, एक माइलस्टोन बना लो और उसको रिव्यू करते रहो। शायद मैं अपनी बुक की लैंग्वेज में ही बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी बुक में भी कुछ ऐसा ही मेंशन किया है। इट्स जस्ट दैट कि उसमें फाइनेंशियल गोल्स के बारे में लिखा है। पर एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि समीर जी, डिसिप्लिन तो लाइफ में लाना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन के बिना तो कुछ भी अचीव करना पॉसिबल नहीं है। फिर तो सब ख़याली पुलाव है। ओके। इक्षा जी, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। एक दिमाग में विचार आ रहा है और मैं दरअसल आपको थोड़ा-सा टीज़ करना चाहता हूँ यहाँ पर, थोड़ा-सा चैलेंज करना चाहता हूँ। लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन टू यू, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? हुँ, हुँ। आपका मतलब किताब को लिखते समय? नो, फॉर एनीथिंग, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? थोड़ा और बताइए इस पे समीर जी, ओके, मुझे कुछ चलिए। बहुत जनरल हो ये जाए। छेड़छाड़ बहुत हो गई। माय पॉइंट इज, आई ऑलवेज वेरी स्ट्रांगली बिलीव दैट वी कैन नॉट मैनेज टाइम। हुँ, हुँ। वो 24 घंटे तो 24 घंटे ही हैं। टिक हुँ, टिक हुँ। टिक टिक वो घड़ी तो जा रही है। हाउ हुँ, कैन यू मैनेज दैट? कैन यू स्टॉप इट? कैन यू इंक्रीज 24 आवर्स टू 36 आवर्स? यू कैन नॉट। वो 24 घंटे में 24 ही घंटे हैं। सो जो मैनेजमेंट स्कूल्स में, आई ओपनली चैलेंज सारे मैनेजमेंट स्कूल्स के लोगों को, मैं चैलेंज करता हूं, वो गलत पढ़ा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ही गलत है। टाइम मैनेजमेंट इज अ बिग बिग सब्जेक्ट इन ऑल मैनेजमेंट कॉलेजेस। वो कॉन्सेप्ट ही गलत है। आप टाइम को मैनेज ही नहीं कर सकते। हुँ, हुँ। आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो। बिल्कुल। सो वी शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोज लाइंस कि जी मैं कितने बजे से कितने बजे तक लिखूंगा। एंड देन पेरेटोस प्रिंसिपल आपने प्रोबेबली पढ़ा होगा, 80-20 रूल। जी, वी स्पेंड अवर 80% प्रोडक्टिव एनर्जी इन 20% स्टूपिड जॉब्स। राइट। और फिर वहां टाइम कट बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं साहब टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे पास ज्यादा था, आपके पास कम कैसे हो गया? सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू चैलेंज यू, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? अ, बट समीर जी, इस बात पे मुझे एक बात याद आई क्योंकि आपने परेटोज़ प्रिंसिपल मेंशन किया और चाहे हम कितना ही कुछ अचीव कर लें लाइफ में, बट टाइम मैनेजमेंट हमेशा एक चैलेंज रहेगा। मेरे साथ भी है क्योंकि आप कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हो और उसके लिए आपको एफर्ट डालना पड़ता है। तो मेरे एक एक फ्रेंड ने मुझसे एक इंस्टाग्राम पे रील शेयर किया, स्टीव जॉब्स से रिलेटेड था और उसमें वो कुछ ऐसा कह रहे थे कि वो सिर्फ़ 2 या 3 चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं जो उन्हें करनी है उस हफ़्ते के लिए और बाकी सब नॉइज़ है वो बोलते हैं। तो मेरे मन में एक लाइट बल्ब जगा कि यार मैं तो सब कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। लाइक मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है और कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे वो कांसेप्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग लगा कि आप 2 या 3 चीज़ें ही कर लो हफ्ते की, पर फिर उसको करो और बाकी किसी चीज़ पे फ़ोकस मत करो। सो जैसा आपने कहा कि टाइम मैनेजमेंट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट एंड इट इज़ बेसिकली अ फ़ोकस मैनेजमेंट कि आपका फ़ोकस कहाँ है। तो उससे रिलेटेड मुझे लगा कि हाँ, ये एक कांसेप्ट है जो काफ़ी हेल्पफुल है। एब्सोल्युटली। मैं जानना चाहूंगा, और ऑफ कोर्स मेरे व्यूअर्स और आपके लिसनर्स इस वक्त जानना चाहेंगे कि आपने जो ये वाली बुक लिखी और जो अब आप नेक्स्ट लिखने वाले हैं, जाहिर सी बात है आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसकी अंदर की डिटेल्स आप कहाँ से लाई? मतलब यू मस्ट हैव डन सम रिसर्च। तो वो रिसर्च अगर कोई ऑथर करना चाहे तो कैसे करे? तो आपने कैसे किया? थोड़ा अजीब जवाब है इसका समीर जी। क्या है ना कि मेरे दिमाग में एक थोड़ा पागलपन छा जाता है जब मुझे कोई टॉपिक बहुत पैशनेट लगता है या ऐसा कहूँ कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम का हल ढूँढने के लिए मैं पागलपन की हद तक उसमें उसके बारे में पढ़ने लग जाती हूँ कि इतना तक कि घरवाले बोलने लगते हैं, "काम कर लो, ये क्या कर रही हो?" तो जब मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुज़र रही थी, तो मुझे ऐसी धुन सवार हो गई थी कि मुझे मतलब जानना है इसके बारे में, मुझे अपना कंट्रोल लेना है हाथ में, मुझे जानना है ये चीज़ें कैसे होती है। तो इसे शायद कुछ लोग दूसरे शब्दों में पैशन बोलते हैं, बट पैशन आजकल बहुत
अलग तरह का शब्द हो गया, तो वो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। ग्लोरीफाइड टर्म हो गया है वो। ग्लोरीफाइड वर्ड हो गया। मैं तो अपने आप को पागल ही बोलूँगी कि मैं मेरे अंदर एक पागलपन, एक जुनून आ जाता है उस चीज़ के बारे में जानने का। और फिर मुझे मज़ा आने लगता है जब वो चीज़ के बारे में मुझे पता चलता है, अच्छा, यहाँ मैं ये गलती कर रही थी, अच्छा ये चीज़ें ऐसी होती है। तो इसमें थैंक्स बोलना चाहूँगी उन लोगों को जो इतना कुछ लिख के गए हमारे लिए, इतना कुछ छोड़ के गए कि हमें आंसर्स मिल सकते हैं उन चीज़ों के, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकते हैं। तो वो चीज़ें जब पता चलती है तो फिर उससे फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि सिर्फ ज्ञान लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, उस ज्ञान को एग्ज़ीक्यूट करना भी इम्पोर्टेंट है ना। तो जब आप समझ के उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में, फिर आपको रिज़ल्ट दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान फिट होना चाहता है और उसने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी, 1 महीना नहीं, 2 महीना, तीसरे महीने में रिजल्ट दिखने लगा, तो आपको मोटिवेशन आने लगती है, आपको लगता है हाँ, आप सही रास्ते पे जा रहे हो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि जब मैंने ये फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट किए और मुझे आउटपुट दिखने लगा, तो मुझे और मोटिवेशन आने लगी कि हाँ, जो मैं कर रही हूँ वो सही है, जो मैं समझ रही हूँ वो सही है। तो ये मेरा मेथोडोलॉजी रहा कि पहले तो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम क्या थी, फिर उसको मैं कहाँ जाऊँ समझने के लिए, फिर उससे जो मैंने सीखा, उसको मैं अब अपनी लाइफ में कैसे उतारूँ। तो ये मेरा मेथड रहता है, और फिर जब मैंने उतार लिया, जब मैंने समझ लिया, तो अब मैं लोगों तक पहुँचा देती हूँ उस चीज़ को, ताकि किसी और की हेल्प हो जाए। आगे बढ़ते हैं इक्षा जी। अ, आपने चैलेंजेस के बारे में हमें बताया कि किस तरीके से एक ऑथर चैलेंजेस फेस करता है, आपने फेस किया, कॉन्सेप्ट आपने रिसर्च किया। जहाँ तक अभी-अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मुझे बड़ी क्लिक करती है कि सर्टेन स्लाइटली मोर देन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रेज़ीनेस, पागलपन इज़ रिक्वायर्ड टू डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग। नॉर्मल रूटीन काम तो सभी लोग करते हैं, सभी लोग करते ही रहते हैं, लेकिन जो पागल होता है ना, वो कुछ अलग ही काम कर जाता है। तो ये जितने ऑथर्स होते हैं, आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट देम ऑन देयर क्रेजीनेस बिकॉज़ आई एम आल्सो वन ऑफ देम। हम लोग पागल लोग हैं, ऑफ कोर्स। और ये बड़ी खूबसूरत बिल्कुल। बात है कि तमाम राइटर्स इतना कुछ लिख के गए हैं, उन्होंने बताया है, हमें सिर्फ उसको पढ़ना है और समझना है और अपनी ज़िंदगी में उतारना है। बाकी तो ठीक है ना। बड़ी मज़ेदार वाली बात है कि लोग कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि a number of people think that we will reinvent the wheel. They don't think कि हुँ, हम लोग व्हील के ऊपर इम्प्रोवाइज करके कुछ और बेहतर पहिया बना लें। वो कहते नहीं साहब हम तो अपना पहिया खुद बनाएंगे। अब ये तो पागलपन ही हुआ। अरे कोई कॉन्सेप्ट कोई एक अच्छा राइटर बता के गया है तो आप उसके ऊपर इम्प्रोवाइज कीजिए ना, उसको बेहतर सोचिए। एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रीसर्च। सर्च तो हो चुकी है, रिसर्च। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसको री करिए ना, उसके ऊपर इम्प्रोवाइज करिए। एंड जी। आई परफेक्टली अंडरस्टैंड कोई भी राइटर जैसे आपने अभी-अभी डिस्क्राइब किया था कि आप फॉर्मेट बनाइए, चैप्टर्स दिमाग में रखिए, एक रफ स्केच बनाइए। आई परफेक्टली अंडरस्टैंड दैट पहला ड्राफ्ट तो बिल्कुल ही बकवास होता है, शिटी ड्राफ्ट। आई अंडरस्टैंड दैट। एक बड़ी प्यारी बुक पढ़ी थी मैंने, उसका राइटर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने ये बड़ा प्यारा ढंग से डिस्क्राइब किया था दैट हाउ शुड यू राइट अ बुक। अच्छा, द नेम ऑफ द बुक इज बर्ड बाय बर्ड, ओके, BIRD। नॉट ओके। वर्ड बाय वर्ड, बर्ड बाय बर्ड। बर्ड पर। बड़ी हाँ, हाँ। क्यूट बुक लिखी है इस लेडी ने, बहुत ही प्यारी। एंड दैट रेजोनेट्स दैट बुक विद ऑल द ऑथर्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल। सो आपकी ये वाली ही बुक पे चेक टू जी, प्रोस्पेरिटी, ऑफ राइट? इसकी और कोई इंट्रिंसिक और कोई गूढ़ कोई टू द पॉइंट बात आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? जी, मैं शायद इस बुक का एसेंस आपके शो में दे दूँगी, ताकि प्लीज। जब लोग इसे पढ़ना चाहें तो समझ लें कि वो किसमें जा रहे हैं। करेक्ट। और जैसा कि मैंने इस शो की शुरुआत में भी कहा कि इसमें मैंने जो सेक्शंस बनाए हैं, वो इस तरीके से है कि मान लीजिए कोई इंसान कार खरीदना चाहता है, या कोई इंसान वेकेशन पे जाना चाहता है, या आपके कुछ बड़े गोल्स हैं, आप शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। तो कितने टाइम पहले से आप अपना सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं? कैसे आप प्लान कर सकते हैं और उसको कैसे एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं? पहला सेक्शन, पहले कुछ चैप्टर आपको इसके बारे में बताएँगे। अ, दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप अपने
डेट में है बहुत ज़्यादा, क्रेडिट कार्ड आजकल बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड डेट बहुत कॉमन हो गया है, लोग वो फँसते चले जाते हैं, इट बिकम्स अ ट्रैप, जिसे हम डेट ट्रैप भी कहते हैं कई बार। तो अगर आप डेट ट्रैप में फँस चुके हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है इससे कैसे बाहर आना है, तो उसके लिए भी मैंने इसमें प्रैक्टिकल इनपुट दिए हैं कि आप कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। और तीसरी चीज़ कि अगर आप अपने मनी को ग्रो करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, प्लस इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखिए सेविंग और इन्वेस्टिंग 2 अलग चीज़ें होती हैं। तो सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए आपके पास क्या टूल्स हैं आज के टाइम पे, आप उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, गेटिंग स्टार्टेड बेसिकली, एंड कैसे खुद से एक्सपेरिमेंट करके सीख सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, हर चीज़ को टाइम लगता है। जैसा आपने कहा कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू मनी, आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। और एक बार आप ये टेक इट एज़ अ गेम, मैं तो ये बोलूँगी कि आप इसको एक गेम की तरह लीजिए। एक बार आपने गेम को रूल समझ लिया, आपने उसको आत्मसात कर लिया, उसके बाद इट बिकम्स फन। You will start enjoying the process. So I would say कि you read the book, you start implementing and you start enjoying the process. ये मेरा मैसेज रहेगा मेरे रीडर्स के लिए। अमेजिंग, अमेजिंग। इक्शा जी मुझे ये बताइए आपकी ये बुक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पर कहाँ-कहाँ अवेलेबल है? जी, मेरी बुक ये अमेज़न पे ईज़िली अवेलेबल है। इसकी हार्ड कॉपी या किंडल वर्ज़न दोनों ही इस अमेज़न पे मिल जाएँगे। उसके अलावा कुछ इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी मेरे पब्लिशर्स ने इनको पब्लिश किया था। वो प्लेटफ़ॉर्म्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड से मुझे नाम याद नहीं है। मुझे बस ये पता है कि अमेज़न पे अमेज़न इज़ अवेलेबल विद एवरीवन, तो हर कोई इसे अमेज़न से ऑर्डर कर सकता है। हाँ, मेरा प्लान है आगे जाके इसको रिटेल स्टोर्स में भी लाने का, बट फिलहाल के लिए अभी ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे अवेलेबल है। हार्ड कॉपी एज़ वेल एज़ सॉफ्ट कॉपी। ओके। एक थोड़ा-सा ऑकवर्ड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैम, जस्ट इन केस कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कॉर्पोरेट कोई मे बी एनजीओ और कोई ग्रुप अगर ये बुक आपकी बल्क परचेज़ करना चाहे तो वुड यू लाइक टू गिव देम सम स्कीम और सम डिस्काउंट? बिल्कुल, बिल्कुल समीर जी। जैसा मैंने कहा कि अभी तक मैंने इसको रिटेल में इतना प्रमोट नहीं किया था। प्लस जो आप बता रहे हैं, इट्स अ वेरी नोबल कॉज़ एंड स्पेशली इट रेज़ोनेट्स विद द व्हाई दैट आई रोट द बुक। तो डेफिनिटली मतलब मैं तो ये चाहूँगी कि मैं ये प्रोवाइड करना चाहूँ। बिल्कुल। ओके। दोस्तों आपने सुना इक्शा जी ने बताया कि द बुक इज़ अवेलेबल ऑन अमेज़न किंडल एडिशन भी है और पेपरबैक है मैम कि हार्ड बाउंड? पेपरबैक। पेपरबैक अवेलेबल हैं। हम अपने इस प्रोग्राम में वो अमेज़न का लिंक भी दे देंगे। सो यू कैन ऑलवेज़ गो टू अमेज़न एंड यू कैन फाइंड आउट और आई मीन आई वुड सिंसियरली सजेस्ट इफ एट ऑल यू विश टू बी फाइनेंशियली फ्री, इफ यू विश टू बिकम मास्टर और द ओनर ऑफ मनी, मनी के गुलाम ना होकर मनी के ओनर बनना चाहें तो यू शुड आई थिंक रीड दिस बुक, कंसल्ट दिस बुक एंड तो दोस्तों जैसा हम मेंशन कर रहे थे हम सारी इंफॉर्मेशन अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे। यू विल फाइंड आउट दैट बुक इन अमेज़न स्टोर्स। बाकी आगे बढ़ते हुए बस मैम आई वुडंट टेक मच ऑफ योर टाइम लेकिन आप एक लेखिका हैं, एक ऑथर हैं और ज़ाहिर-सी बात है आपकी एक फैमिली है, एक फैमिली लाइफ भी है। नाउ यू हैव बिकम अ सीज़न्ड एंड एक्सपीरियंस्ड राइटर। सो मैं ये कहूँगा कि आपका जो राइटिंग है इट हैज़ बिकम योर वर्क, योर पैशन। सो लाइफ वर्क बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं आप? समीर जी, थोड़ा रिपिटेटिव लगेगा मेरा आंसर आपको, बट पॉइंट इज़ कि पहली बात तो ये कि जो पागलपन वाली हमने बात कही, तो और विल पावर वाली बात कही, तो जब आपको कुछ करने का मन होता है तो आप समय निकाल ही लेते हैं, जैसे भी करके, कैसे भी करके, जोड़ तोड़ से, है ना? करेक्ट। आप देखिए, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज है जो हम हट के करते हैं, और वो हम इसलिए करते हैं कि हमें करना अच्छा लगता है। कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई क्लब जाता है, कोई पार्टी में जाता है, तो वो सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें करना पसंद है। तो एक तो वो एक फैक्टर आ जाता है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मेरा थोड़ा मैनेजमेंट एक्सपीरियंस काम आ जाता है। मैं चीज़ों को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में कर पाती हूँ, समझ पाती हूँ, टाइमलाइन्स वगैरह डिसाइड कर पाती हूँ, एक शेड्यूल दे पाती हूँ खुद को। तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, सच बताऊँ तो। दिन के 2 घंटे भी कंसिस्टेंटली निकाल लिए, तो उससे भी काम चल जाता है। कोई
टाइमलाइन का प्रेशर है नहीं, कोई डेडलाइन नहीं है ऑफिस जैसी कि आपको इस समय तक करना ही करना है। ये आपकी एक हॉबी है, आपका पैशन है या आपकी एक विल पावर है, तो ये आपको खींच लेती है और आप कर लेते हो। बस थोड़ा-सा खुद को हाँ, एक डिसिप्लिन और एक कंसिस्टेंसी देनी होती है। तो मेरे लिए ऑनेस्टली वर्क लाइफ बैलेंस वाला चैलेंज आता नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं अभी तो मैं फ़िलहाल काम नहीं कर रही हूँ, बट जब मैं काम कर रही होती हूँ कॉर्पोरेट में भी, तो भी दिन में ऐसे 1-2 घंटे आते हैं जब थोड़े से फ्री मिल जाते हैं लंच के बाद, लंच के पहले, तो उसको भी मैं यूटिलाइज़ कर लेती थी अपनी किताब लिखने के लिए। अमेजिंग, अमेजिंग। तो ठीक है, इक्षा जी चलते-चलते हमारे व्यूअर्स से, हमारे लिसनर्स से क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? कुछ कहिए उनसे। जी बिल्कुल, मेरा आपके लिसनर से यही मैसेज है। पहली बात तो मेरे रीडर्स के लिए कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ अपने कंट्रोल में लीजिए। बहुत अच्छी प्रोसेस है, बहुत एन्जॉयबल प्रोसेस है और पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हम सब अपनी लाइफ में चाहते हैं, कमाना भी चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। तो इसके लिए समझिए चीज़ों को, थोड़ी-सी मेहनत कीजिए, थोड़ा-सा पुश कीजिए खुद को और आप पाएँगे कि आप एक डिफरेंट लाइफ जी रहे हैं। शायद आज नहीं बट 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो इस माइंडसेट के साथ आप चलिए। दूसरा, अगर आप ऑथर बनना चाहते हैं, आप खुद की कुछ पुस्तक लिखना चाहते हैं, तो पहली बात तो आप सेल्फ डाउट बिल्कुल हटा दीजिए कि कौन पढ़ेगा, कौन नहीं पढ़ेगा। आप बस कर दीजिए। लाइक सबसे सिंपल स्लोगन अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो नाइकी का स्लोगन है जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। जस्ट डू इट। तो वो एक आप अपने टेबल के आगे लगा लीजिए, नाइकी का लोगो, जस्ट डू इट। जब आप उसको देखेंगे तो यू विल डू इट। वाओ! अमेजिंगली ब्यूटीफुल मैसेज। तो दोस्तों, जस्ट डू इट। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, चलिए, ये प्रोग्राम तो ऑथर्स के लिए है, ये प्रोग्राम तो बुक्स के बारे में है, जो कि हमें अमीर बनाने वाली हैं, बहुत अमीर। चाहे फिर वो यहां से हों और चाहे फिर वो जेब से हों। बुक्स आर गोइंग टू मेक अस रिच। बट बहुत ही प्यारा मैसेज लास्ट में इक्षा जी ने दे दिया। व्हाटएवर यू आर डूइंग, चाहे आप बुक लिख रहे हो, चाहे आप गीत गा रहे हो, चाहे आप पोएम लिख रहे हो, चाहे आप कुकिंग कर रहे हो, एनीथिंग, जस्ट डू इट। बहुत ही प्यारा लोगो है, बहुत ही प्यारा मैसेज है। इक्षा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू आवर प्रोग्राम। बहुत थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया। बहुत बढ़िया मैसेज हुआ, बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन आपकी बुक का, रीजन, देन प्रोसेस, एवरीथिंग, बहुत खूब। हम इंतजार करेंगे आपकी दूसरी किताब का और तब एक बार फिर हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच इक्षा जी। बहुत 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 धन्यवाद समीर जी, आपका मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आप बहुत अच्छा, बहुत नेक काम कर रहे हैं। आपका वाय बहुत अच्छा है कि आप लोगों तक ये स्टेशन पहुंचाना चाहते हैं जी, और हम जैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो इट्स अ वेरी नोबल कोज एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। प्लीज टेक केयर। ये जो जिंदगी की किताब है, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब